हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। मैं चंदन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस पे। दोस्तों, आज की जो क्लास हम लोग करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पीएससी का हो, व्हाटएवर कोई भी एग्जामिनेशन हो, और अगर वहाँ पर जीके जीएस पूछा जाएगा तो आपको इस सेक्शन से जो चैप्टर आज हम करने वाले यहाँ से क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। तो चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, क्यों ज़रूरत है हमारे लिए, इस पे आज हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता क्या है। जैसे हमें संविधान के द्वारा एक निश्चित राइट्स मिले हुए हैं, जैसे हमें एक निश्चित अधिकार मिले हों, उसी तरह से हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य की सूची भी दी गई है, जिसमें कुल टोटल मिलाकर देखें तो टोटल अभी आज की डेट में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमें प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर आम नागरिकों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि आखिर इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हिस्ट्री में आपको इमरजेंसी याद होगा, जो इमरजेंसी लगी थी। अच्छा चलो, इमरजेंसी जो हमारे यहाँ लगी वो कितनी बार लगी, तो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी जो है ये टोटल 3 टाइम्स लग चुकी है अब तक। ठीक है, कब कब लगी थी, तो पहली बार 1962 में लगी थी, आपको याद होगा, इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में। इसके बाद हम देखें तो 1971 में लगा था, जिस टाइम इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसका रिजल्ट निकला था बांग्लादेश की स्थापना। और फिर 1975 में लगा था, यानी 1975 में लगा था। इस टाइम जो है ये जो इमरजेंसी है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इंटरनल जो डिस्प्यूट होता है हमारा, जो आंतरिक विद्रोह होते हैं, उस कारण से इमरजेंसी लगाई गई थी। इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंदिरा गांधी। आपको पता होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उस समय हमारे यहाँ प्रेसिडेंट पीएम थी, और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, ये याद रखना, देश के 5वें प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। तो इन दोनों के शासनकाल में कह लीजिए, कार्यकाल में कह लीजिए, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस इमरजेंसी के दौरान जो सरकार थी वो अपना जो पावर होता है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया था, बहुत बड़े स्तर फ़ायदा उठाया। और जिनको भी इंदिरा गांधी की सरकार को डर था कि मेरी वजह से सरकार गिर सकती है या कुछ तो उचित नहीं हो सकता हमारे लिए, वैसे सभी लोगों को कई सारे एक्ट बनाए गए, उसके तहत उनको गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कुछ ऐसे लोग थे जिनसे कि मैडम इंदिरा गांधी की सरकार को थोड़ा सा भी मतलब कहते हैं ना कि डर बना रहा होगी कि अब ये कुछ हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो वैसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, ऐसे कई बड़े नामचीन हस्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें कई सारे एक्ट आए थे, जिसमें मीसा एक्ट जो है आपका काफ़ी चर्चा में रहा था। मीसा एक्ट के तहत जो है बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इसी इमरजेंसी के दौरान सरकार ने सोचा कि क्यों ना भारत के नागरिकों को एक सर्टेन ड्यूटीज़ दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने ड्यूटीज़ के प्रति जो है वो एक तरह से कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल हो पाए। तो इन्हीं सब कारणों के कारण हमारे यहाँ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जब हमारा संविधान आया तो 26 जनवरी, संविधान हमारे यहाँ कब आया था, 26 जनवरी 1950, आपको याद होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और इस समय ये जो हमारी संविधान आई, इस संविधान को हम बोलते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं, मूल यानी ओरिजिनल बोलते हैं। इस समय तक हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए, तो कर्तव्य की अगर बात करें, किसकी बात करें, अगर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, तो इसे जोड़ने के लिए जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने एक आदमी, एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उस व्यक्ति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह
व्यक्ति का क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी और इसी कमेटी को हम कहते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अभी विस्तार से देखने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज वैसे दिलचस्प बातों को आज हम करने वाले हैं जो शायद ही आप चीज़ों को सुने होंगे, तो विस्तार से हम आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। है तो काफ़ी छोटा टॉपिक, लेकिन अपने आप में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, छोड़े नहीं। अगर 15-20-25 मिनट अगर लगते हैं तो चीज़ों को कंप्लीट करें, और फिर मेरा दावा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेने के बाद। तो चलिए लिए चलते हैं आपको क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारतीय संविधान ये हमारे देश का आइन है, ठीक है, इसी से पूरा देश हमारा चलता है। इसी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो प्रश्न कहाँ से आने स्टार्ट होते हैं? सबसे पहला लाइन तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान वही है जिसको हम बोले थे कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में देश में आया उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं रखा गया था, इसको बाद में ऐड किया गया। चूँकि अभी है तो बाद में ऐड किया गया होगा, कब किया गया इसकी बात हम लोग आगे अभी करने वाले हैं। अभी देखो कि इसे भारतीय संविधान में कहाँ से हमने अडॉप्ट किया था, तो रूस से अडॉप्ट किया था। कहाँ से अडॉप्ट किया था? रूस से, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कभी कभी आपको कह देगा। तो यहाँ से हमने भारतीय संविधान में इसे अडॉप्ट किया था। अच्छा, कहीं कहीं इसको USSR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? USSR, रशिया का ये भी नाम है, ये भी याद रखना है आपको। या तो रूस देगा, या पूर्व सोवियत संघ देगा, या USSR देगा। बहुत सारे लोगों को USSR का मतलब नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि USSR का मतलब क्या होता है। ठीक, जोड़ दोगे आप, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते थे रशिया को एक समय में, तो यहाँ से ये चीज़ लिया गया था। अब चलें, अगर हम अगले लाइन की देखें तो भारतीय संविधान में जब इसे जोड़ा गया तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इसे संविधान में कहाँ रखा गया? तो याद रखना है कि इसे भारतीय संविधान में भाग 4 के ए, ठीक है, और अनुच्छेद 51A में इसे रखा गया। तो दो बातें याद रखना है, भाग 4 का ए याद रखना है और आर्टिकल 51A याद रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 में भाग 4 का ए। अगर हम बात करें तो आपको भाग 4 में DPSP मिल जाएगा, जिसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य इसको जोड़ा गया था भाग 4 के ए में, और आर्टिकल थे आपके 51 का ए। अब चलो, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया ये कब जोड़ा गया? यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो इसको VVI पॉइंट बना लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976, ये याद रखना, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 को जोड़ा गया था। इस व्यक्ति का नाम याद रखना है और ये ईयर और अमेंडमेंट याद रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों याद रखना। अच्छा, ये जो सरदार सिंह समिति बनी थी ये 12 सदस्यीय एक समिति थी। अगर आपसे इसमें सदस्यों की संख्या पूछ दे कितनी सदस्य समिति थी, तो 12 सदस्य थे इसमें, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे? तो वो मैडम इंदिरा गांधी की सरकार में ही यूनियन दर्जे के मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, इस तरह से आप कह सकते हो। चलो, जिस समय ये जोड़ा गया, यानी हम 1976 की अगर बात करें तो उस समय मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी वो कितनी थी? 10 थी, याद रखना। कितनी? 10। अगर क्वेश्चन आता है कितना था तो 10, और कितना है तो याद रखना वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है अभी? तो 11 है। क्लियर? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 था अभी 11 हो गया, तो एक कौन बढ़ा कब बढ़ा? तो चिंता ना करें, हम उस पर जरूर चलेंगे, बस हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हम कंप्लीट करा देंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित। चलो, 11वां मौलिक कर्तव्य अगर देखें तो याद रखना है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में, ये साल याद रखना है, कब में? 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86th अमेंडमेंट 2002।
अब चलो इसमें जोड़ा क्या गया था, तो जब हम कर्तव्यों की लिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि हमारे संविधान में 11वां कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक छोटा सा नोट्स है जिसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। चलिए ये नोट्स क्या है तो इसको देखें। ये जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पूरे नोट्स के पॉइंट को आप वीवीए बना लो, ठीक है। नोट तो एकदम ध्यान में आ ही जाना चाहिए। चलिए, जिस समय 1976 में जब ये अमेंडमेंट हो रहा था, संविधान में एक अध्याय जोड़ा जा रहा था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, याद रखना है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी जो थी ये भारत की फर्स्ट वुमेन पीएम है, ये भी याद रखना है। और इनको इनके बॉडीगार्ड के द्वारा मार दिया गया था 31 अक्टूबर, याद रखना है। कब में? 31 अक्टूबर 1984। क्वेश्चन पूछ देता है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर 1984 को। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप बताइएगा कि इसी दिन हमारे देश में एक और दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जो एक महापुरुष का जन्म दिवस है। चलिए जल्दी से कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे देखें तो जब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में, यानी 86वां संशोधन 2002 की बात करें तो वहीं 2002 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में काउंट किए जाते हैं इनका नाम। ये इनको भारत रत्न भी दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। और ये 5 वर्ष कंप्लीट करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखना, ठीक है। यानी इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री जो नॉन कांग्रेसी थे उन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष कंप्लीट नहीं किया था। क्लियर। चलो अगला जो है इसको वीवीए बना लो। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जिस समय 42वां अमेंडमेंट हुआ तो हमारे संविधान में बहुत सारे लॉ कानून को ऐड किया गया था और एक तरह से कह लीजिए कि यह एक संविधान का रूप ले लिया था, है ना। यानी एक अलग ही संविधान जैसा ही लगा था, बहुत सारे रूल्स कानून के चलते। इसलिए इसे जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट है, उन्होंने लघु संविधान कहा है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में बहुत से नए प्रावधानों को जोड़ा गया था। क्लियर हो गया। अब चलो इसी संशोधन में जो 42वां संशोधन है ये और महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, इसे अगर हम देखें तो चलिए एक छोटा सा और पॉइंट देख लीजिए। याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। प्रस्तावना के जो ड्राफ्ट थे उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा के सामने एज अ उद्देश्य प्रस्ताव, कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं, उसके रूप में प्रेजेंट किया गया था, जिसे बाद में चल करके प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए इस प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट किया गया दोस्त वो केवल एक बार किया गया। ये प्रश्न भी बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आए हुए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, तो केवल एक बार संशोधन किया गया है और यह संशोधन जो है ये है 42वां संशोधन 1976, ठीक है, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा। कौन सा अमेंडमेंट है? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट किया गया था। और आपको याद होना चाहिए कि इसी अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कितने नए शब्द जोड़े गए थे? 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी शब्द था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द था, ठीक है, इंटीग्रिटी था। तो इस तरह से शब्दों को याद कर लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अब चलिए जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं, कौन कौन है? तो सबसे पहले बात तो ये याद रखना कि मौलिक कर्तव्य वह होता है जो हमारे देश के विकास से, हमारे देश के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, उसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जो हर भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी बनाया गया, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारी बातें भी हम करने वाले हैं। अगर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और बेल आइकन दबाने से एक फ़ायदा होता है कि आप
के पास वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द सबसे पहले पहुंचेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। चलिए, मौलिक कर्तव्य कौन कौन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे। देखो, ये जो बातें बताई गई ये हमारे संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो राष्ट्रध्वज होता है उसका सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है। आखिर हम राष्ट्रध्वज का सम्मान क्यों करें, ठीक है, ये प्रश्न भी आपके मन में बन रहा होगा। चलिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब मैं आपको बता दूँ कि जब कभी आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो आपकी पहचान जो होती है, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो आपकी फ्लैग बनती है ना। हम अपने नाम से आउट ऑफ कंट्री नहीं पहचाने जाते, हम कहे जाते हैं कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, और हमें यह झंडा हमें पहचान दिलाता है। तो जो हमें पहचान दिलाता है उसका सम्मान, उसका रिस्पेक्ट करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रध्वज हो या भारतीय संविधान हो या उसके संस्थान हो, उस सब को सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरी कर्तव्य की बात करते कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। इसका कहने का मतलब, इतना लंबा चौड़ा लाइन का अर्थ समझ लीजिए आप, कि जब हम देश में, हमारा देश जब गुलाम था तो हमें आज़ादी मिली, और हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है ना, बहुत सारे आंदोलन करने पड़े हैं, लाखों हजारों लोगों की बलि देने पड़ी है, बहुत सारे लोग बलिदान हुए हैं, फांसी पर लटका दिए गए हैं, गोली मार दी गई, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो उन लोगों को जो आज़ाद करने का जो जज्बा मन में था, ये जज्बा कैसे आता था, तो उनको प्रेरित करते थे हमारे जो आदर्श वाक्य हैं, जो मतलब कह लीजिए एक तरह से नारा जिसको कह लो, जो उनको मोटिवेट करते थे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उन नारों की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो उनका सम्मान, रिस्पेक्ट करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है। तो वही कहा गया है, जो उच्च आदर्श है, डैट मीन्स की जो लाइंस महापुरुषों के द्वारा कही गई थी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के लाइंस को आप सम्मान करें, आप उसे अपने हृदय में संजोए रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया। क्लियर है। चलिए, बात करते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य की। तो इसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक की जो प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है, और उसे बनाए रखना, उसमें अपना सहयोग जरूर करें। तो प्रभुता क्या होता है, एकता क्या है, अखंडता क्या है, तीनों शब्द को समझो। यूनिटी डैट मीन्स कि जो एकता होता है, उसमें कहा गया ना कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है, बल होता है ना। आपने छोटी सी कहानी तो बचपन में सुनी ही होगी कि एक किसान था जिसके 4 बेटे थे, बीमार था, और बेटों को एक एक लकड़ी देता है, लकड़ी नहीं टूट जाता है, फिर गट्ठर बना के देता है, गट्ठर नहीं टूटती है, और वो लेसन देता है अपने बेटों को कि एकता में बल होता है, एक रहोगे, एक जगह रहोगे तो दुनिया का कोई ताकत तुमको नहीं तोड़ सकता है। वही बात यहाँ कहा गया है कि एकता बनाए रखे, ठीक है, अखंडता, एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए जिसको कोई तोड़ ना सके, और जो प्रभुता है ये बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, यूनिटी बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। अगर चौथी की बात करें तो देश की रक्षा करना। देखो, देश की रक्षा, टू डिफेंड अ कंट्री की बात है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो भारत में जो सेना बन गए, जो आर्मी में आ गए, जो पुलिस में आ गए, उनका कर्तव्य है देश की रक्षा करना। नहीं, हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य है देश की रक्षा करना, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश की रक्षा करें। तो ये कहा गया, हर नागरिक का कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है कि भारत के समस्त लोगों में समरसता और समान भातृत्व का विकास करना, यानी ब्रदरहुड कहते हैं ना, भाईचारा बनाने की बात कही जा रही है। अगर आप आपस में मिलकर नहीं रहोगे, भाईचारा नहीं रहेगी, तो फिर हमारे यूनिटी कहाँ से आएगी, एकता कहाँ से आएगी, फिर हमारा जो दूसरा है, जो बाहरी है, वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारा फ़ायदा करीब करीब 200 साल से भी ज़्यादा दिनों तक उठाया, इसलिए कहा गया कि भाईचारा बनाए रखना। अगला कर्तव्य कहा जा रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा और उसके महत्व को समझना, उसका आदर सम्मान करना। जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, ये दुनिया का सबसे कहते हैं कि सबसे विशेष कल्चर है। कहा जाता है कि जो भारत की जो कल्चर है, दुनिया के किसी देश का नहीं है ना, किसी भी देश का नहीं। भारत को आज भी विश्व में संस्कृति का गुरु माना जाता है। तो जो हमारे पूर्वजों से मिला, जो हमारी एक गौरवशाली परंपरा है, उसको भी सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है।
ठीक है। अच्छा, आपने कल्चर का मतलब क्या समझा? कल्चर माने व्हाट? देखो, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, यही सब तो हमारी कल्चर होती है। और भारत की कल्चर दुनिया की सबसे बेहतर कल्चर में माना जाता है। आपको पता है हम भारत को माता कहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जिसको माता बुलाते हो? ऑस्ट्रेलिया माता, अमेरिका माता, ब्रिटेन माता बुलाते हैं? नहीं। ये हमारी कल्चर है, तो इसका सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है। चलिए, अगला जो है 7वां, वो कह रहा है कि देश की प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। देखो, प्रकृति पर्यावरण का मतलब क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी हमारा कर्तव्य है और उसकी वृद्धि करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे, पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधों को सेफ्टी नहीं देंगे, तो क्या हम सेफ रह पाएंगे? पेड़ पौधा है दोस्त तभी हम सेफ है, अगर पेड़ पौधा नहीं है तो हम सेफ नहीं रहेंगे। ठीक है, और उसका खामियाजा हम देख ही रहे हैं कि हम लोग अपनी प्रकृति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी हालात और बिगड़ती जा रही है ना। समय पर बारिश नहीं होता है, जो से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है, भूकंप आ जाता है, कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज है जो घटते रहते हैं ड्यू टू अपने ना। अगर हम सही हैं तो हमारी प्रकृति भी हमें सपोर्ट करेगी। एक छोटा सा उदाहरण देखो ना, कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ देश में थे, जब आज से बहुत साल पहले की बात, हम उतना कैपेबल तो नहीं थे, हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं था, कोई साइंस नहीं थी, फिर भी हम आज से बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे, खुद भी खा रहे थे, दूसरों को भी खिला रहे थे। लेकिन आज देखो, आज इतनी सारी साइंस टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी आज लोग पहले जितना सेफ नहीं है। जो लोग पहले 100 साल की ज़िंदगी जीते थे, आज 50 पुरते पुरते लोग जो है वो बस कर देते हैं। तो ये हमने डेवलपमेंट की है। तो कहा जा रहा है कि प्रकृति की आप रक्षा करें, प्रकृति आपकी रक्षा खुद करेगी। चलिए, अगला देखते हैं। अगला नंबर का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो 8वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको अगर हम देखें तो जो 8 है वो कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निरंतर ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहती है कि आप वैज्ञानिक ना बनो, आप वैज्ञानिकों की तरह सोचो। हर इंसान अपने सोच के ऊपर अपनी लाइफ जो है वो जीता है। कहा जा रहा है कि आप बेहतर सोचिए, आप अलग सोचिए ना, हज़ारों से अलग सोचिए, आप करोड़ों की भीड़ में अलग देखिएगा। तो जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको विकास करने की बात कर रहा है, अलग सोचो आप। और ज्ञानार्जन जो लर्निंग होती है ना, उसकी कैपेसिटी आप अपने अंदर हमेशा बनाए रखना। ठीक है, हमेशा आप सीखने की कोशिश करना। अगर कोई आदमी आपको 2 बात बता रहा है तो वो आपसे 2 बात ज़रूर ज़्यादा जानता है तभी बता रहा है। इसलिए ये 2 चीज़ें, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो ज्ञानार्जन की भावना, इसे आप कभी थमने ना देना। ठीक है, क्योंकि इससे आपका डेवलपमेंट होगा, आपके परिवार का, आपका गांव का, आपका जिला का, आपका राज्य का, आपके देश का विकास होगा। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विकास से देश का विकास संभव है। चलिए, 9वां कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, है ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसकी सुरक्षा, उसे ध्यान में रखना, उसे कहते हैं ना कि उसकी सेफ्टी करना भी हमारा मतलब मौलिक कर्तव्य है। अगर हम मान लो कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसे हम अपनी अगर संपत्ति समझ लें तो ये गलत बात है ना। वो सबकी है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्यों व्हाट, ये जो सरकारी है, सिंपल समझो, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गया, ये सारी चीज़ें, बस हो गई, ट्रेन हो गई, इन सब चीज़ों की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। 10वां कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े और सतत प्रयास करे। मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति हो, अगर वो हमेशा अपने आगे बढ़ने की सोच क्यों डेवलप करे। ठीक है, कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करना। चाहे आप किसी ग्रुप को लीड करो, सामूहिक स्तर पे कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी खुद को स्ट्रांग बनाना है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। यही हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है। ठीक है, और जो लास्ट है 11th, ये कहता है कि माता पिता, संरक्षक या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ज़रूर दें। दोस्त, यही 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसको 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर हो गया। तो ये जो तमाम आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखें, ये आपके 1 से 11 तक की जो भी बातें हमने की, ये सारे हमारे संविधान में वर्णित फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं।
ठीक है दोस्त, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पर्सनली PDF जो है सेंड कर दूंगा। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8252771973। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको इस क्लास की PDF भेज दूंगा। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट और देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ पॉइंट ये देखना है कि जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो 11 है हमारे यहाँ, उसमें आर्टिकल 51 का ए से, ए जो है 51 का ए, उसमें स्मॉल a to k, याद रखना ए से लेकर के तक के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया है, तो ए से लेकर के तक की बातों को जोड़ा गया। चलो, जो के है आपका, जो के है ये हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्या है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। चलो आगे देखते हैं, तो इसमें कुछ बातें और याद रखना है, जैसा कि जो मौलिक कर्तव्य है दोस्त, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, मतलब आप पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मानने ही है। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे आप पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको इसे मानना ही, ये याद रखना। यानी ये नॉन इन्फोर्सिएबल होता है, या नॉन सेक्शन, ये सेक्शन लेस ड्यूटीज भी कहा गया। यानी अगर आप इसको नहीं मानते हो तो आप पर कोई भी सेक्शन या कोई चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यदि संसद चाहे तो इसे इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए कोई लॉ बना सकता है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आप उसे फॉलो नहीं करते हैं और संसद अगर चाह रहे कि हम इसे इन्फोर्सिएबल करें, इन लोगों पर फोर्स बाय फोर्स इसको हम लागू करवाएं, तो संसद इस पर पर्टिकुलर लॉ बना सकती है। एक एग्जाम्पल देख लो, जो एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, बिजोई एनुमियल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक केस हुआ था दोस्त। ठीक है, यह एक केस था, ये केस जो था स्टेट ऑफ केरला के वर्सेस में विरुद्ध में किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर आप पार्टिकुलर किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो या अपने फेथ विश्वास अगर आपको नहीं है, तो आप जो है वो नेशनल एंथम गा सकते हो या नहीं गा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 51 का ए है, वो कहता है कि आपको जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना है, उसे गाना है। ठीक, तो इसे हम नेशनल एंथम केस के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि नेशनल एंथम केस किसे कहते हैं, तो विजय एम्यूअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को। ठीक है, इसमें कहा गया कि यदि आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं या आपको विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो फिर आप राष्ट्रगान को नहीं गा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसी को क्या किया कि देखो, नेशनल एंथम को गाने के लिए जो पहला मौलिक कर्तव्य हमने बताया था वो क्या है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 51 ए का, आर्टिकल 51 ए का ए में है। ठीक है, किस में है, आर्टिकल 51 ए का ए में आता है। ठीक, तो इसको चूँकि वो हमारे सम्मान की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है, तो उसको इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए संसद ने एक अधिनियम जारी किया था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यानी इस एक्ट के तहत जितने भी हमारे राष्ट्र के सम्मान के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, जिसका इंसल्ट होता है अगर आप नहीं करते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इस केस के द्वारा ये बात सामने आ गई थी, तो नेशनल एंथम केस भी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ और बात। ये सारी बात तो हम लोगों ने समझ लिया था। चलो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 21 का ए है, ये याद रखना है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, इसे हम शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं। हुआ ये था कि इस संविधान संशोधन 86 है, इसके द्वारा दो चीज़ें सामने आई थी। पहला तो आर्टिकल 21 का ए, और एक आया था आर्टिकल 51 ए का के, ये दो बातें सामने आई थी। ठीक है,
इसमें क्या था, तो आर्टिकल 21 का एक कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राज्य है यानी जो सरकार है वो अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगी। साथ ही साथ जो अभिभावक है उसको 51(a) के तहत यह कहा गया था कि वो अपने बच्चों को जो है वो अनिवार्य शिक्षा ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो 86th अमेंडमेंट था ये आपका एक मौलिक कर्तव्य भी था और एक मौलिक अधिकार भी था, दोनों के तहत ये इसे जोड़ा गया था। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना कि पहली बार जो है मौलिक कर्तव्य का जो मतलब एक्सप्लेनेशन किया गया था ये जापान के संविधान में किया गया था। भले ही हमने आयरलैंड से लिया लेकिन ये जापान का कॉन्सेप्ट था, जापान ने पहली बार अपने संविधान में इसे रखा था और हमने बाद में बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस चीज़ को अपने संविधान में ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब चलो एक पॉइंट और छोटा सा है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलो, अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य के उद्देश्य, आखिर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में क्यों लाया गया था, तो एक चीज़ याद रखना, जो असामाजिक तत्व है यानी जो हमारा एंटी सोशल जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए यह एक चेतावनी का काम करता है। कैसे, तो अगर आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करते, क्योंकि संविधान में एक्सप्लेनेशन है तो आपको करना है ये कहा जा रहा है, तो एक तरह से एंटी जो सोशल एलिमेंट होते हैं जो असामाजिक तत्व है उनके लिए चेतावनी का काम करता है। इसका कर्तव्य ये है एक उद्देश्य। दूसरा, नागरिकों को कर्तव्य को याद कराना इसका उद्देश्य है और अनुशासन बनाए रखना इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंडामेंटल की वो तमाम चीज़ों को देखा जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो इमरजेंसी की बात हमने की थी वो इमरजेंसी हमारे यहाँ कब से कब तक लगा था, ये याद रखिएगा आप। जो इमरजेंसी हमारे लगी थी 1975 में वो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 के बीच में लग गई थी। तो इस तरह से हमने अपने इस चैप्टर में पूरी मौलिक कर्तव्य आपको बता दिया, A to Z एक एक पॉइंट आपको समझाया है। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है ना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। अगर किसी चीज़ की बात ज़रूरत है, जो आपको सजेशन मिले, कोई भी सजेशन जो आप देना चाह रहे हो आप हमें ज़रूर दें ताकि हम उस पर जल्दी जल्दी काम करें। चलिए, मैराथन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।